आपको ऐसा नहीं लगता कि लगातार रील्स स्क्रॉल करते रहने से या जो भी कंटेंट आपके सामने आए उसी को एब्जॉर्ब करते रहने से आपका दिमाग ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है? वो इसलिए रहता है क्योंकि वो आपके सूक्ष्म शरीर का भोजन नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों जो हमारे शरीर हैं, स्थूल का तो अन्न, जल वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर का भोजन जो है वो है ज्ञान। ज्ञान यदि आपको नहीं मिलेगा तो आप अ, जो आपको कंटेंट मिल रहा है रील्स और इन चीज़ों के माध्यम से वो सिर्फ़ जानकारी है। तो वो एक तरीके से केमिकल युक्त भोजन है आपका आपके सूक्ष्म शरीर का। आज आपको ऑर्गेनिक भोजन मिलने वाला है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाने वाले हैं। यदि आपको मेरे विचार अच्छे नहीं लगते या आप इस तरह की मानसिकता नहीं रखते तो आप उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो जो मेरी तरीके की बहकी-बहकी बातें करते हैं, जिनके 5वें भाव में केतु बैठा है और जिनकी पढ़ाई-लिखाई पिछले जन्म में पूरी हो चुकी है। क्योंकि जब पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म होने लगा तब दोस्तों और रिश्तेदारों ने जब ये पूछना शुरू किया कि क्यों बीच में छोड़ रहे हो पढ़ाई, तो जवाब नहीं मिलता था। लेकिन बाद में जब एस्ट्रोलॉजी सीखी, ज्योतिष विद्या सीखी थोड़ी बहुत, तो मालूम चला कि हमारी पढ़ाई-लिखाई तो हो चुकी है भाई साहब पिछले जन्म में। तो ये आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ मैंने ये हल्दी लगाई है और ये यहाँ से उखाड़ कर लगाई है। यहाँ आपको घास ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये मॉडल बनाने की कोशिश की थी, पर ये ड्रिप इरिगेशन पर ही कामयाब होगा। तो हल्दी से घास निकालने की बजाय घास से हल्दी निकालना ज़्यादा आसान लग रहा था, इसीलिए ये काम हमने कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सच में फद्दू है, हमारा फद्दू बनाया जा रहा है। अभी आपने मेरे पीछे एक नरमे की फसल देखी होगी, उसी से शुरुआत कर लेते हैं। नरमा जो है बीटी कॉटन 2002 में ये कहकर लाया गया था कि इसमें बीटी नाम का जो कीड़ा है वो नहीं आएगा। लेकिन पता नहीं हमारे किसानों को ये इस बात की समझ नहीं थी या क्या था पता नहीं। जो देसी बीज है वो सैकड़ों सालों से इस जलवायु में जो पनप रहा है उसमें तो बहुत सारी बीमारियों के लिए लड़ने के प्रति उसमें रेजिस्टेंस होता है। और ये सिर्फ एक कीड़े का कहकर ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले ये बीज बेच गए, बताओ। तो क्या सिर्फ इतना ही खेल था कि वो इस बीमारी से इसको बचाना चाहते थे? खेल बड़ा था, उनको बीज कंट्रोल करना था जो वो कर चुके हैं। नरमे का देसी बीज हमारे पास नहीं बचा है। अभी इसमें मैं 2-4 दिन पहले मैंने स्प्रे की थी, लगभग 8-10 दिन हो गए शायद, घर वालों के कहने पर, क्योंकि दादाजी ने बोला था कि स्प्रे कर दो इसमें। तो स्प्रे का दुष्चक्र ऐसा है कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है। जब मैं स्प्रे कर रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर नरमे के जो पत्ते थे उसके ऊपर टांटिया भी था, भिरड़ भी था, मधुमक्खी भी थी और जो मकड़े होते हैं वो भी थे। तो जो छोटे-मोटी फंगस या छोटे-मोटे जो मच्छर होते हैं उनको वो खा लेते हैं। जो शाकाहारी जीव होते हैं वो वनस्पतियों को खाते हैं, पेड़-पौधों को, लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं वो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। जब हम स्प्रे करते हैं तो शाकाहारी जीव जो होता है वो डरपोक किस्म का होता है, वो छुप कर अंडे देता है। और स्प्रे करते हैं तो वो तो छुप कर जल्दी-जल्दी, जब उसको ऐसा महसूस होगा, उसको स्मेल आएगी कि खतरा है, तो वो जल्दी-जल्दी प्रजनन करके अंडे देगा। और जो मांसाहारी जीव है वो ओपन में रहता है, वो निडर टाइप का होता है थोड़ा। तो जो स्प्रे है वो शाकाहारी की बजाय मांसाहारी जीवों को ज़्यादा नुकसान कर देती है। और फिर जब वो मांसाहारी जीवों को मार देती है तो जो प्रकृति का साइकिल है वो टूट जाता है, क्योंकि वो उसको खाकर ख़त्म कर ही देने वाले थे। लेकिन फिर जब शाकाहारी जीवों की जनसंख्या जो है बढ़ जाती है और फिर बीमारी और ज़्यादा बढ़ने लगती है, फिर दूसरी स्प्रे, फिर तीसरी स्प्रे, इस तरीके से ये जो सर्कल है ये बनने लगता है। हालाँकि विषय वो नहीं था, विषय था कि रोज़गार के ऊपर मैं थोड़ा विचार कर रहा था कि किस प्रकार हम कपास या नरमा जब मार्केट में सेल करके आते हैं तो लगभग 60 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हमें रेट मिलता है। और जब मैंने अभी रिसर्च की तो पता चला कि 1 किलो कपास से लगभग 350 से 330 ग्राम तक रुई निकलती है। उस रुई से जब धागा बनता है तो उतनी ही मात्रा में लगभग धागा बन जाता है, 350 ग्राम के आसपास। और धागे से जब कपड़ा बनता है तो 300 ग्राम हम मान लेते हैं कटाई छटाई कर करके, 300 ग्राम कपड़े में
सूती कपड़े में लंबाई में यदि हम देखें उसको तो 2 मीटर के लगभग उसकी लंबाई होती है। तो इसका मतलब है कि 2 किलो कपास में या नरमे में लगभग हम एक कुर्ते पजामे का हमारा कपड़ा जो है वो बन जाता है। लेकिन इसमें जो गड़बड़ नज़र आई मुझे, जो झोल नज़र आया, वो ये था जब हम कपास बेचते हैं तो किलो के हिसाब से बेचते हैं, लेकिन जब उससे बाई प्रोडक्ट तैयार होकर कपड़ा हमें मिलता है तो वो मीटर के हिसाब से हमें मिलता है। ये चीज़ सही है या गलत है, ये मेरा ही कन्फ्यूज़न है, ये आप भी बताइएगा। और यदि इसमें कैलकुलेट करके मैं देख रहा था तो कितने 100 गुने के इसमें डिफरेंस है, क्योंकि सूती कपड़ा यदि आप मशीन से बना हुआ भी जो फैक्ट्री में तैयार होता है वो भी यदि आप लेने जाएंगे अच्छी क्वालिटी का तो वो 500 रुपये से मीटर से कम में नहीं आता। और यदि हाथ से बना हुआ ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ देसी कपड़ा हो कपास का तो वो लगभग 1000 रुपये क्रॉस कर जाता है, 1000 रुपये से भी ज़्यादा उसकी कीमत हो जाती है। तो इन दोनों के बीच का एवरेज यदि हम 700 रुपये मान करके चलें, 700 रुपये मीटर, तो लगभग 1400 रुपये 2 मीटर कपड़ा 1 किलो कपास से निकलता है। तो 1400 रुपये किलो वो हमें ही वापस दे रहे हैं, हमारी ही उगाई हुई कच्चा माल लेकर, रॉ मटेरियल लेकर के। तो इसमें मैं देख रहा था कि यदि गांव के अंदर इस तरीके से बच्चों को ये स्किल डेवलप कर दी जाए, ये सिखा दिया जाए कि हाथ से कपड़ा कैसे बनता है, फिर उसके ऊपर जो डिज़ाइनर बच्चे हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग करना जानते हैं वो उसके ऊपर अपनी कलाकारी जो है वो भी दिखा सकते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी रोज़गार मिल सकता है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ें भी यदि हम अपनी फसलों के देखें तो जैसे गेहूँ है, हमसे 25 रुपये किलो खरीदा जाता है और जब वापस उसे सड़ा कर दिया जाता है हमें ब्रेड के रूप में, ब्रेड सड़ा कर दिया जाता है तो उसमें कोई क्वालिटी ऐड नहीं की जाती, लेकिन सड़ा कर हमें मिलता है 4 गुना रेट में, लगभग 100 रुपये किलो हमें वापस मिलता है, हमें से लेकर हमें को वापस मिलता है। और इसी तरीके से आप बिस्किट का देख लीजिए, आटे से बना हुआ बिस्किट 150-200 रुपये किलो इस तरीके तक चला जाता है। और उनमें प्रिजर्वेटिव भी इतने मिला दिए जाते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनमें मिलाई जाती हैं, सारी चीज़ें तो मैं आपको बता दूं तो आप शायद विश्वास भी नहीं करेंगे, वो खाने लायक रहते भी नहीं हैं। और यदि दुकान पर जितनी भी चीज़ें मिलती हैं खाने की वो हम गांव में ही यदि तैयार करें तो काफ़ी रोज़गार भी मिलेगा और स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छा रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो चॉकलेट से बने हुए बिस्किट्स होते हैं उनके पीछे यदि आप देखेंगे तो उसमें कोकोआ सॉलिड्स लिखा होता है। कोकोआ सॉलिड्स बोलते हैं इसको, कॉकरोच को। तो कॉकरोच को पीस करके उसके अंदर डाला जाता है, हालांकि उसकी मात्रा तो वो कहते हैं कि इतनी FCCI जो है फूड कॉरपोरेशन वाला, वो कहता है उसकी मात्रा जो है सीमित है, इतनी परसेंट ही मिलाते हैं, लेकिन वो पता ही आपको मिलावट किस हद तक भी हो, किसी भी हद तक हो सकती है। और दूसरी एक चीज़ और अभी अभी मुझे रिसेंट में पता चली है, जो वो बोलते हैं गुटखा, गुटखा का टै हटा दीजिए। ये चीज़ मैंने सोची कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, जिसको विमल भी बोलते हैं। अब वी और मल इसको अलग अलग करके देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि मुंह में लगातार लार बनती रहे इसके लिए जो अमल की आवश्यकता होती है, और प्योर अमल वो केवल हमारी आंत में बनता है। तो वो सच में इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, सच में मानव मल का प्रयोग ये गुटखा बनाने में किया जाता है। तो क्या क्या चीज़ें आप खा रहे हैं। फिर जब सोचते हैं तो कि ये चीज़ें अब जब एजुकेशन पॉलिसी बनाने का नाटक जो ये कर रहे हैं उसमें ये शामिल क्यों नहीं करते कि अपना भोजन कैसे उगाना है, ऑर्गेनिक तरीके से कैसे रहना है, या आत्मनिर्भर भारत जब बनाने की बात कर रहे हैं तो भारत में ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से खेती के ऊपर निर्भर हैं। तो यदि वो खेती करना ही सिखा दें तो भी किस हद तक हम स्वावलंबी बन जाएंगे इसका आपको आइडिया भी नहीं है। और फिर ये पता चलता है कि वो पॉलिसियाँ ये क्यों नहीं बना रहे, क्या कारण है इसके पीछे, क्योंकि आज़ादी के इतने साल होने के बाद भी वो स्वावलंबन की तरफ न होकर के बाजार के ऊपर हमें निर्भर होना ज़्यादा सिखा रहे हैं, उसी को जो है विकसित कहते हैं। बाजार के ऊपर यदि हम निर्भर होने लगेंगे तो ये हम एक समय में बाजारू हो जाएंगे। अब जब रिसर्च करी तो पता चला क्यों वो ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते, क्योंकि जो
पॉलिटिशियंस हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग मिलती है उद्योगपतियों से। उद्योगपति को पैसा मिलता है बाजार से। बाजार को पैसा कहाँ से मिलता है? बाजार को पैसा मिलता है हमसे। हमसे कैसे मिलता है? जब शुरू शुरू में गांव के अंदर, आपको मैं दिखाऊं थोड़ा सा, छत के ऊपर बैठा था और यही ठीक लगा मुझे ये वीडियो बनाना। ये गांव है हमारा। और क्या मैं कह रहा था आपको, शुरू में गांव के अंदर जब एक एक टीवी आया था, शुरू में सन 75 के आसपास कब आया था टीवी, आप बताएंगे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो जब कंपनी ने देखा कि अब टीवी बनने बंद हो गए तो रिसर्चर्स बिठाए गए, मनोवैज्ञानिक, कि किस तरीके से और ज़्यादा टीवी बेचे जाएं। तो टीवी में ऐसी नाटक और ऐसी फिल्में और इतने कंटेंट चला दिए गए कि हर किसी की पसंद अलग अलग हो गई। फिर मोहल्ले वाइज टीवी आने लगे कि एक ग्रुप ये देखेगा, नाटक देखेगा, एक ग्रुप ये देखेगा, मूवीज देखेगा। फिर एक एक घर के अंदर टीवी आने लगे। फिर अब जब ये स्क्रीन जो हर व्यक्ति के पास अपना अलग अलग ये टीवी हो गया है, तो इस तरह से बाजार को जब फायदा हो रहा है, हमारे टूटने से, हमारे मतलब संयुक्त परिवारों का एकल परिवार होने से जब बाजार को प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बाजार को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि भाईचारा टूटे, विश्वास खत्म हो, खेती खराब हो, ज़मीन खराब हो, पानी खराब हो, इन सब चीज़ों से बाजार को कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो जब हम हमारा नुकसान करके उसको प्रॉफिट हो रहा है, और उसी प्रॉफिट से जब उद्योगपति को प्रॉफिट मिलता है, वही जब फंडिंग देता है, तो वो ऐसी पॉलिसीज क्यों बनाने देगा कि जिससे हम स्वावलंबी हों और हम आत्मनिर्भर हों। टीवी के विषय में एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। टेलीविज़न, इसको आप इसके टुकड़े करके यदि आप देखेंगे तो इसमें कुछ शब्द आपको दिखाई देंगे, टेल अ विज़न और टेल लाइव विज़न। ये दोनों ही इसके जो हैं स्प्लिट करके देखेंगे इस वर्ड को, तो दोनों ही वर्ड एकदम परफेक्ट निकलते हैं। टेल अ विज़न, वो एक तरह से दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बना देते हैं। और टेल लाइव विज़न, इसका मतलब वो जो नज़रिया बनाते हैं वो झूठा नज़रिया बनाते हैं दुनिया को देखने का। असल में दुनिया वैसी है नहीं जैसी हम उस नज़रिए से उसको देखने लगते हैं, जैसे हम फिल्में देखते हैं या नाटक देखते हैं। और जो इसका पेटेंट है टेलीविज़न का, आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी है, ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, टीवी की टेक्नोलॉजी आज की है? मतलब ये रिसेंट में 10-15 साल में अभी डेवलप हुई है? नहीं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्क्रीन जब बनी थी, स्क्रीन पर जब चलचित्र भी चलने लग गए थे, तो जब स्क्रीन पर चलचित्र चल सकते हैं तो उसको ऐसे जब बटन से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो टच करके भी किया जा सकता है। ये 1945 उस समय ये टेक्नोलॉजी बन करके तैयार थी। माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से इसका पेटेंट है CIA के पास। और हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ऐसी पॉलिसी कभी नहीं बनाएंगे। और जो आपने ये भी सुना होगा, जो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, काफ़ी बार स्टेज के ऊपर से ये बोलते हुए ये आपको सुनाई देंगे, ये 5-6 शब्द जो हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, ये चीज़ें वो बार बार रिपीट इसीलिए करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब जैसे साइकिल की चैन होती है, उसकी एक कड़ी यदि उतार दी जाए तो सारी कड़ियाँ अपने आप उतर जाएंगी, और एक कड़ी यदि उसके ऊपर चढ़ा दी जाए तो सारी कड़ियाँ ऑटोमेटिकली अपने रास्ते ट्रैक पर वापस आने लगेंगी। अभी यदि सिर्फ ये चीज़ ये इम्प्लीमेंट कर दें कि बच्चों को ये सिखा दें कि अपना अनाज कैसे उगाना है बिना मार्केट के ऊपर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के ऊपर निर्भर हुए, खाली ये चीज़ सिखा दें, तो ये सोचिए आप, जो फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं, जो पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, उनका कितना हज़ारों करोड़ों का नुकसान होता हुआ। तो वो ये चीज़ें इसीलिए नहीं सिखाते। और दूसरा जो फैक्टर निकल के आएगा, यदि ऑर्गेनिक उगाने हम लगे, ऑर्गेनिक खाने हम लगे, तो हम बीमार होना बंद हो जाएंगे। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हॉस्पिटल्स का जो फार्मा इंडस्ट्री है, उसका जो लाखों करोड़ों का बिजनेस, उसका भी तो ठप हो रहा है। और तीसरा पॉइंट जब निकल के आएगा, जब हम ये सात्विक भोजन करने लगेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएंगे, तो हमारी जो बुद्धि के ऊपर तमोगुण जो बढ़ गया है, वो सात्विक होने लगेगी, सात्विक विचार आने लगेंगे, तो अपराध कम होगा,
तो लोग न्याय व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे, आसपास हो रही गलत चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगेंगे, उन्हें ठीक करने लगेंगे। तो पुलिस का काम खत्म हो जाएगा, कोर्ट का काम खत्म हो जाएगा, है। और फिर जब इतनी मात्रा, इतनी मतलब ज़मीन पर ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो गोबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो पशुधन ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा पशुधन होगा तो उसको घर के अंदर तो इतने को रख नहीं सकते, तो गाँव का जंगल फिर से उगाना पड़ेगा। फिर से जोहड़ जो है वो गंदे हो गए हैं गाँव के, वो भी सफाई करने में लग जाएँगे। अच्छा, फिर पशुधन ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट में जो नकली दूध और नकली घी जो मिल रहा है अत्यधिक मात्रा में, उनका भी तो बिज़नेस ठप हो रहा है ना इससे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर चीज़ अपने आप ट्रैक पर आने लगती है। यदि आप सिर्फ़ ऑर्गेनिक ज़मीन को यदि शुद्ध करने की बात करने लगते हो, तो भी हर चीज़ अपने आप ट्रैक पर आने लगती है। इसी तरीके से आप स्वास्थ्य पर यदि स्वास्थ्य को लेकर चलेंगे, तो व्यक्ति यदि स्वस्थ होगा मतलब शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, तीनों रूप से जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, तो भी वो यही सब करेगा कि जो गलत चीज़ें हैं उनको ठीक करेगा, लोगों को बताएगा, समझाएगा और अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर लाने की उनको कोशिश करेगा। और जो न्याय करने लगेंगे, राजनीतिक यदि सच्चाई के ऊपर चलकर करने लगेंगे और धर्म का काम यदि करने लगेंगे, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएंगी। जोहड़ की जो मैं आपको बात बता रहा था वो इस तरीके से थी, क्योंकि जोहड़ में हर गांव आप देखेंगे, जो गांव थोड़े ऊंचाई के ऊपर हमारे बुजुर्गों ने बसाए थे ताकि बरसात का जो पानी है वो उससे बचे रहें। तो एक जो ढलान थी गांव में, वो जोड़ की तरफ जो गांव का सारा पानी जाता था। तो पानी की एक खासियत होती है कि वो अपने आप को हील करता है, अपने आप को अपने आप साफ कर लेता है। वो यदि पड़ा रहेगा तो उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो जो उस यदि काई उसके अंदर बनेंगे तो उसको वो खाने वाली मछलियाँ अपने आप बनने लगेंगी, फिर बड़ी मछली आएगी। इस तरीके से वो अपने आप को साफ करता रहता है। लेकिन जब उसके अंदर कोई केमिकल का वेस्ट जाता है, जैसे साबुन, सर्फ और जो और भी जितने केमिकल वाली चीज़ें हैं, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें जब जो पानी के अंदर जाएंगी तो पानी की जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे और पानी अपने आप को साफ नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि पानी का खराब होना, हमारे जंगलों का कटना और जंगलों के ऊपर से ध्यान हमारा हट जाना, क्योंकि हर गांव के पास अपना जंगल हुआ करता था। लेकिन जब टेलीविज़न आया तो फिल्में शुरू-शुरू में रात को 8 बजे चलने लगी। कभी 10 बजे भी आती थी, 8-10 बजे इसी समय आती थी। और लोग गांव के लोगों का जो रूटीन था वो इस समय काम करके आके और सोने का रूटीन था। लेकिन जब जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, फिर सुबह जंगल में जाएंगे, फिर जो टॉयलेट की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। इतने मतलब आप टॉयलेट का जो खड़ा करने का बिजनेस था स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर, वो भी बहुत बड़ा स्कैम था एक तरीके से। क्योंकि खेत का पेट में और पेट का खेत में, ये बहुत साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। इससे 0% पोल्यूशन होता है, कोई गंदगी नहीं होती। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है थोड़े ही समय के बाद। तो जो फिल्में रात को जो फिल्म देखने लगेगा, वो सुबह लेट उठेगा तो जंगल में नहीं जा पाएगा फिर वो, क्योंकि दिन में जंगल में वो नहीं जा पाएगा। इसीलिए उसको फिर उधर से ऑप्शन दे दिया कि चलो घर घर टॉयलेट, सफाई अभियान, इस तरीके से करके। और फिर जो गंदगी थी वो जोहड़ के अंदर जाने लगी और फिर जंगल की तरफ से लोगों का ध्यान हटने लगा। और आप देख सकते हैं रात को जगाने के लिए कितने षड्यंत्र करते हैं। जो नेट भी चलेगा, नेट की स्पीड भी ज़्यादा होगी, वो भी थोड़े दिन पहले तक जो रात को थी, रात को ही नेट की स्पीड ज़्यादा मिलेगी आपको। जिन भी लोगों को मतलब यदि इंटरनेट का कोई काम करना हो तो उनको भी रात को जगना उनकी मजबूरी हो जाएगा। और जोहड़ के पास ही हमारा जो पानी पीने का जो पहले जो सिस्टम हुआ करता था, हर जोड़ के पास कुआं होता था। वो अंडरग्राउंड पानी रिचार्ज होकर कुएं में मतलब जितना हमको चाहिए उतना पानी उपलब्ध रहता था। और आपको क्या लगता है कि हमारे बुजुर्गों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी? ये क्या उनको पता नहीं होगा कि मोटर से हर घर जो टूटी से पानी जो है वो दिया जा सकता है?
ये उनको सारी चीज़ों का ज्ञान था, उन्होंने सोच समझ कर ही कुआँ बनाया था। क्योंकि अब जब रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि जब पाइप से ऐसे-ऐसे गोल-गोल घूम करके वो सप्लाई के माध्यम से पानी हमारे घरों में आता है, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है पानी का, वो खराब हो जाता है। और जो वो जिन भी धातुओं को टच करता है, जैसे प्लास्टिक को पाइप है यदि, या रबड़ की है, या एल्यूमीनियम के जो टूटी से या आता है रबड़ से, तो इन सब चीज़ों से जब पानी टच करके आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाती है, लो हो जाती है। और जब कुएँ से हम पानी निकालते हैं डायरेक्ट, या तो तांबे की जो बाल्टी थी उससे, या फिर लोहे से, तो वो चीज़ें हमारी बॉडी को हील करते हैं, उनसे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो उधर से फिर जोड़ खराब होगा तो कुएँ का पानी खराब होगा, फिर उधर से टूटी की सप्लाई दे दी जाएगी। फिर टूटी के पानी के अंदर जो फ्लोराइड फ्लोराइड का और क्लोराइड, फ्लोरीन और क्लोरीन, इन ये दो केमिकल्स होते हैं। इनका केमिकल जो वो नेम होता है, वो स्ट्रक्चर होता है, वो दोनों का सेम होता है। तो ये पता नहीं चलता कि फ्लोराइड है या क्लोराइड है, लेकिन वो फ्लोराइड देते हैं जो हमारे कॉन्शियस लेवल को डाउन रखता है, जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है उसको कम रखता है, हमारी बुद्धि को खराब करके रखता है, वो उसके अंदर मिलाया जाता है। हर वाटर वर्क्स में काम करने वाले व्यक्ति से यदि आप पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि ऊपर से पुड़िया जो मिलती है वो लगातार उसमें डालते रहने के ऑर्डर आते हैं, लेकिन वो कितनी मात्रा में डालना होता है और बहते पानी में उसकी कितनी आवश्यकता होती है, उतनी ज़रूरत नहीं होती। वो रेगुलर बेसिस पर उसको चलाते हैं, लेकिन उतनी ज़रूरत उसको डालने की नहीं होती। और उधर से जो वो तो हमारे हाथ में, वो तो हम बंद भी करवा सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्रियों का वेस्ट है जो नदियों में, नहरों में, आपको क्या लगता है ये ऐसे ही कोइंसिडेंटली हो रहा है? ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। वो पहले रिसर्च करते हैं कि कैसे इनका अंडरग्राउंड वाटर खराब हो। अंडरग्राउंड वाटर खराब करने के लिए फैक्ट्री का गंदा पानी रिवर्स बोरिंग करके धरती के अंदर डाला जाता है। और नहरों के अंदर तो आप पंजाब के अंदर देखते हैं कि कैंसर की ट्रेन चलती है, कितनी जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो उसके अंदर डाला जाता है। तो पानी का तो नियंत्रण अपने पास आपको हमको रखना ही पड़ेगा। अब मैं फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताने वाला हूँ। जैसे हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 100 पर रहती है, तो मैं जो कपड़े की बात कर रहा था, हाथ से बना हुआ सूती कपड़ा जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 होती है। तो वो यदि हम पहनेंगे तो हमारी ऊर्जा का लेवल है वो बढ़ा हुआ रहेगा, हम एनर्जेटिक महसूस करेंगे। लेकिन जो पॉलिस्टर से जो बहुत सारे जो मटेरियल से आजकल कपड़ा बनता है, उनकी फ्रीक्वेंसी 100 से भी कम होती है। तो वो यदि हम पहनेंगे तो वो लगातार हमारी एनर्जी को चूसता रहता है, वो हमारी एनर्जी को डाउन करता रहता है। इस तरीके से ऑर्गेनिक खाने से भी हमारा केवल काम नहीं चलेगा। ऑर्गेनिक खाने के बाद हमें इस पर भी आना पड़ेगा कि हमारे कपड़े भी ऑर्गेनिक होने चाहिए, हमारा घर भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। अभी जिन मकानों के अंदर हम रहते हैं, जो ये स्क्वायर टाइप जो बॉक्स होते हैं, उनके अंदर रहने से हमारी जो एनर्जी का जो फ्लो है, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ यदि होगा तो ऊपर से जो आकाश से ऊर्जा आती है वो डायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर से होते हुए धरती के अंदर समा जाती है, यदि हम नंगे पैर रहते हैं और ऊपर से कोई छत हमारे ऊपर नहीं है तो। हम केवल जो स्थूल शरीर हमारा दिखाई देता है इतना नहीं है, हमारा जो ओरा होता है, वो कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम, हमारा जो ओरा होता है वो 3 मीटर से या काफ़ी दूर तक हम प्रभावित करते हैं चीज़ों को। तो हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है। जब बॉडी में नेगेटिव विचार आ जाते हैं या हम लगातार इलेक्ट्रिक चीज़ों के टच में रहते हैं तो बॉडी में चार्ज इकट्ठा होने लगता है। उस चार्ज को यदि हम डिस्चार्ज नहीं करते हैं, यदि हम धरती के ऊपर नंगे पैर नहीं चलते हैं, तो वो ट्रॉमा के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और बॉडी में पेन के रूप में वो जमा हो जाती है वो चीज़ें। तो इन पक्के मकानों में रहने से वो एनर्जी जो है हमारी हमारी बॉडी जो डिस्चार्ज नहीं हो पाती, न्यूट्रल नहीं हो पाती, अर्थ से हम नहीं जुड़ पाते, तो ब्लॉक हो जाती है हमारी एनर्जी। तो हम बीमार ज़्यादा रहते हैं, हम टेंशन में और डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि हम कच्चे मकानों में रहते हैं
और जिनकी छत यदि या तो हो बांस सरकंडे ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी हुई, मतलब नेचुरल चीज़ों से बनी हुई, या फिर उनकी छतों की जो शेप है वो इस तरीके से हो जैसे मंदिर की, गुरुद्वारे की, या फिर गोल झोपड़ी की जो होती है, तो उनमें हमारी एनर्जी ब्लॉक नहीं होती, उनमें एनर्जी का फ्लो जो है वो बना रहता है, उनमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं। तो ये आपको लगता होगा कि ये विकास की निशानी है, हम पहले से मतलब डेवलप हो चुकी हैं चीज़ें कि हम पक्के मकानों में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहना पिछड़ापन है, नंगे पैर चलना, खेती करना, ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब पिछड़ेपन की निशानी है। सुपर रिच लोगों को यदि आप देखेंगे, जो नए-नए जिन जो अमीर हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो सुपर रिच हैं वो क्या करते हैं कि एक तो मकान होता है लोगों को दिखाने के लिए, बहुत मतलब उसमें विलायती चीज़ें लगी होती हैं, शीशे लगे होते हैं, टाइल्स महंगी-महंगी सारी चीज़ें, और एक दूर वो अपना फार्म हाउस बनवाते हैं, उसमें कुछ गाय वगैरह रखते हैं, एक छोटी-सी झोपड़ी बनवाते हैं और उसमें वो रहते हैं। वो कहते हैं कि इसमें हमें अच्छा महसूस होता है। बाकी किसी भी बुजुर्ग से या किसी किसी से भी पूछेंगे कि पुराने मकान में ज़्यादा अच्छा लगता है या नए वाले में, तो वो डेफिनेटली पुराने वाले जो कच्चे टाइप के मकान थे उनमें उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। उनमें अच्छा क्यों लगता है वो इसका कारण नहीं समझा पाते। अरे भाई, जब हमारी हमारा शरीर ही उसी के लिए बना है। अब जो उस एग्जांपल से ही आप समझ सकते हैं कि गाड़ी यदि पेट्रोल और डीजल की है और उसमें इथेनॉल डाल दिया जाए तो वो खराब तो होगी ही। तो ये विकास के नाम पर हमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे दी गई हैं धरती से तोड़ने के लिए। और जो जूतों का कॉन्सेप्ट भी यदि आप समझेंगे, जो जितना महंगा जूता होता है उसका जो सोल है वो उतना ही बड़ा होता है। वो क्यों होता है उतना बड़ा? वो इसीलिए होता है ताकि हम अर्थ से कनेक्ट ना हो पाए, हमारी बॉडी डिस्चार्ज ना हो पाए, और दूसरी तरफ हर जगह पक्का कर देना, हर गलियों को पक्का कर देना, ताकि बारिश का पानी अंडरग्राउंड पानी में जाकर रिचार्ज ना कर पाए। और फिर हर खेत में ये केमिकल्स डलवा देना, इसके पीछे सिर्फ इतना खेल नहीं था कि हमारे मतलब बीमारियां और शरीर को खराब करना, इसके पीछे का खेल ये भी है कि और केमिकल युक्त जमीन के ऊपर आप नंगे पैर यदि चलेंगे तो वो उतनी आपको मतलब पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे पाएगी, वो आपकी बॉडी को डिस्चार्ज नहीं कर पाएगी, वो उल्टा और ज़्यादा आपको नेगेटिवली चार्ज कर देगी। इसलिए धरती का भी ऑर्गेनिक होना ज़रूरी है, खेतों का भी, ओ सॉरी, मकानों का भी, कपड़ों का भी। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि नशे से बाहर आइए। नशा केवल वो नहीं होता जो समाज बोलता है, जैसे शराब का, चिट्टे का, स्मैक का। नशा मोबाइल का भी होता है, नशा नींद का भी होता है, नशा और आलस का भी, मतलब और भी बहुत सी चीज़ों का होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और नशे का मतलब बेसिकली यही होता होगा ना कि आदमी देख रहा है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी कुछ बोल नहीं पा रहा, वो अपनी ही पता नहीं किस धुन में मगन है, या फिर चीज़ों को वो समझ ही नहीं पाता, वही तो नशा होता होगा। अब जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, उनका काम तो था प्राकृतिक रूप से यदि देखें, व्यवहारिक रूप से, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर समाज को ऑब्जर्व करके सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, उनको क्या दिशा दिखानी चाहिए, क्या ज्ञान की ज़रूरत लोगों को है वो बताना चाहिए। ये सब गांव की समस्याएं डिस्कस करने के लिए इनके इन जो लोग पत्ते खेल ताश खेलते हैं, उन लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, उनको चीज़ें बहुत याद रहती हैं, वो कैलकुलेशन उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, उनको पता होता है किसके पास कौन सा पत्ता है कैसे। तो भगवान ने, कुदरत ने तो उनको बनाया था व्यवस्थाएं ठीक रखने के लिए, लेकिन वो भी एक तरीके से नशे में है। पता नहीं उनको कब होश आएगा, कब वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। तो ये जो जादू टोना एक तरीके से सोसाइटी के ऊपर कर दिया गया है, इसे बाहर निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपको यदि काम की लगे तो ठीक है, ना लगे तो भी किसी को और को काम की लग जाएगी, इसीलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।